गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 24 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आया है मोटिवेशन कोट के साथ में। कोट ये बोल रहा है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं। दोस्तों, मंजिलें जो ख्वाब तो हर कोई देखता है, दिन रात ख्वाब देखते रहते हैं लोग, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन ख्वाब देखने से क्या है, मंजिलें नहीं मिलती, जबकि मंजिल उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो जय हिंद जय भारत के साथ में स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हाल ही में सरकार के द्वारा 125वीं जयंती वगैरह मनाई गई थी। कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 125वीं। और साथ में इंडिया गेट पे उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का डिसीजन भी लिया गया है। उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पे स्थापित की जाएगी। और इस समारोह के साथ अलंकरण जो समारोह है उसमें 2019, 20 और 21 और पिछले 4 सालों की सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। एक समारोह आयोजित किया जाएगा, उसके अंदर पिछले 4 सालों के डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट के पुरस्कार है, वो भी इसी समारोह के अंदर प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और क्या है कि सहायता के लिए 23 जनवरी को हर साल आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। कब? 23 जनवरी को। इसी दिन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो अभी क्या है कि इस समारोह के अंदर पिछले 4 सालों के आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 के अंदर और उड़ीसा के कटक शहर के अंदर हुआ था। दोस्तों, ये चीज़ भी आप याद रखोगे। आपको लग रहा होगा कि वो पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन वो उड़ीसा के कटक शहर से थे। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था। और 23 जनवरी को आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करने के साथ साथ सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस थे, उनके राजनीतिक गुरु चिरंतन दास सीआर दास थे, सीआर दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। तो वो उनके राजनीतिक गुरु थे। बोस सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के अंदर हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। लेकिन 1939 के अंदर जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें क्या है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा क्या है कि गहमा एक तरह से, क्योंकि गांधी जी के द्वारा पटाभी सितार मैया को उम्मीदवार वगैरह बनाया गया था, और जबकि क्या है कि सुभाष चंद्र बोस क्या है कि खुद चुनाव इस अधिवेशन के अंदर चुनाव लड़ रहे थे उनके सामने। और त्रिपुरी जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने क्या कि जीत लिया था, जिसकी वजह से क्या है कि मनमुटाव बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो गया था। और गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि पटाभी की यानी सितार मैया की हार मेरी हार है। तो इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन से अपने इस्तीफा भी दे दिया था, अध्यक्ष पद से क्या कि जो इस्तीफा भी दे दिया था और राजनीतिक पार्टी भी छोड़ दी थी। और उसके बाद में क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कुछ और तथ्य के बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अंदर भारतीय सिविल सेवा दिवस परीक्षा है उसको पास किया था। और हालांकि बोस ने बाद में क्या किया, इस्तीफा भी दे दिया था। 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें भाग लिया था। 1931 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका गांधी जी के द्वारा गांधी इरविन समझौते के माध्यम से वापस लेना, और गांधी इरविन समझौता जो किया गया था 1931 के अंदर, तो उसके भी खिलाफ थे सुभाष चंद्र बोस, उसके भी खिलाफ थे। 1939 के अंदर उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना की थी। एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 के अंदर, ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस के गठन की भी घोषणा इनके द्वारा की गई थी। और सिंगापुर के अंदर उनके द्वारा एक सरकार की भी स्थापना की गई थी, भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी, अस्थायी सरकार की, जिसमें 11 देशों ने, लगभग जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये प्रमुख देश हैं, उन्होंने क्या कि सुभाष चंद्र बोस की क्या कि जो सरकार थी उसको मान्यता भी प्रदान की थी। इनके द्वारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ,
ये दो नारे इनके प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो इनके द्वारा ही दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। इन सुभाष चंद्र बोस की 1945 के अंदर ताइवान के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु वगैरह हो गई थी। और एक इनकी बुक है भारत का संघर्ष, यानी द इंडियन स्ट्रगल, ये उनकी आत्मकथा थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो नेताजी के बारे में आप जरूर याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों, बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। इसका आयोजन मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा किया जा रहा है। तो मलेशिया सरकार के द्वारा प्लस क्या है कि ग्लोबल टाइगर फोरम है उसके द्वारा चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। और जो टाइगर रेंज वाले देश हैं उन्होंने मिलकर ग्लोबल टाइगर फोरम है इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से देश हैं? जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम, इन देशों ने मिलकर ग्लोबल टाइगर फोरम है उसकी स्थापना की थी। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा थी, उससे 4 वर्ष पहले ही बाघों की जो आबादी है दोगुना करने का लक्ष्य है वो हासिल किया गया था। जो सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है, तो याद रखना दोस्तों कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो बाघ संरक्षण से संबंधित है। बाघों की क्या की आबादी डबल करने की से संबंधित है। और टारगेट ये रखा गया था कि 2022 तक जो टाइगर्स हैं, 2012 के अंदर जो जितने टाइगर्स थे उनका दुगुना करना है 2022 तक। तो ये टारगेट सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंतर्गत रखा गया था। और भारत सरकार के द्वारा बाघ संरक्षण का जो लक्ष्य है वो 4 साल पहले ही प्राप्त कर लिया, यानी 2018 के अंदर ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। अभी तो भारत के अंदर बाघ लगभग क्या 2900 प्लस यानी 3000 के प्लस क्या कि टोटल टाइगर की पॉपुलेशन है। भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आप याद रखोगे। एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 के अंदर स्टार्ट किया गया था। कुछ फैक्ट वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान के अंदर देश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखना। और नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है वो 53वां टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को मिला के 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखोगे। 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो अपने प्यारे राजस्थान के अंदर रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है उसको अभी नोटिफाई भी कर दिया। 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी क्या कि अभ्यारण्य है उसको टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये याद रखोगे। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट, इसका पहला नाम अलग था, ठीक है। हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था इसको। और ये 1 अप्रैल 1973 को जैसे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था उसके अंतर्गत पहले टाइगर रिजर्व के रूप में जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में पड़ता है, ये याद रखोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो तेलंगाना है, वहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा कौन सा है? महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। ये कुछ महत्वपूर्ण देश के पूरे 53 टाइगर रिजर्व्स हैं जो आप देख सकते हो मैप के अंदर। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राजाजी हो गया और कॉर्बेट, ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। दुधवा यूपी के अंदर है, पीलीभीत भी यूपी के अंदर है, ये भी याद रखो। राजस्थान के अंदर सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, तो ये 3 राजस्थान के अंदर थे। और चौथा रामगढ़ विषधारी, तो ये 4 राजस्थान के अंदर हो गए। बांधवगढ़ एमपी के अंदर है। अचानक मार अमरकंटक, ये भी क्या है कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये याद रखोगे। इसके अलावा पन्ना एमपी के अंदर है। और संजय धुबरी, ये भी क्या है कि एमपी के अंदर है। उसके अलावा इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। कुछ पेरियार हो गया, नागर होल कर्नाटक के अंदर हो गया। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बहुत सारे क्या ऐसे नामदफा, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है कि टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कुछ और फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों। सबसे ऊंचाई पे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। तो ये याद रखोगे। देश के 18 राज्यों के अंदर, टोटल 18 राज्यों के अंदर ही बाघ पाए जाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सिंह सांकला, ये राजस्थान के थे, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व के अंदर बाघ सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पाया जाता है। लगभग 70% जो पॉपुलेशन है
वो भारत के अंदर पाई जाती है, ये याद रखोगे। और भारत के अंदर 2019 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2967 बाघ है टोटल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर 526 बाघ पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर कर्नाटक आता है जिसके अंदर 524 बाघ पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर पर शायद तक उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में लगभग 434 के आसपास है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आप जरूर याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को माना जाता है। अगला दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही के अंदर एक डिसीजन दिया गया है बेटियों के विरासत से संबंधित, यानी जो विरासत रहती है उस पर क्या है कि पितृत्व अधिकार के रूप में क्या है कि बेटियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है। वो डिसीजन क्या है आपको मैं बताता हूँ कि हाल ही के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके तहत कानून लागू होने से पहले जो भी संपत्तियां वगैरह थी उस पर बेटियों का भी समान अधिकार होगा। यानी जब 1956 के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था उससे पहले जितने भी संपत्ति से संबंधित विवाद वगैरह अभी भी चल रहे हैं उनके अंदर बेटियों का भी क्या है कि समान रूप से अधिकार होगा। जिस तरह बेटे का अधिकार होता है पिता की संपत्ति पे, वैसे ही परिवार की संपत्ति पे, वैसे ही बेटी का भी समान रूप से अधिकार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। और साथ में ये भी बोला है कि एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो बिना वसीयत के किए मर गया हो, यानी क्या है कि जो पिता वगैरह है उनकी क्या है कि बिना बंटवारा के यदि डेथ मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसकी केवल एक ही बेटी हो, तो उस स्थिति में पूरी की पूरी जो संपत्ति वगैरह है वो बेटी की होगी, न कि उसके परिवार के अन्य सदस्य हो। मान लो एक बाप है, ठीक है, उसके क्या है कि बेटा नहीं है लेकिन बेटी है, ठीक है, उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो उसकी पूरी पूरी की पूरी संपत्ति पे बेटी का हक होगा, न कि क्या है कि परिवार के अन्य भाई वगैरह रहते हैं उन पर उनका अधिकार होगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा क्या है कि हिंदू कानून की जो मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया था। पहले क्या था, मिताक्षरा धारा वगैरह चलती थी, प्रॉपर्टी से संबंधित जो विरासत की संपत्ति वगैरह है उनसे संबंधित, और उसी को आगे भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट के रूप में लेके आए थे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। और इसमें क्या है कि संपत्ति का जो वारिस है और उत्तराधिकार है उसको इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया था। और कानूनी उत्तराधिकारी है वो केवल पुरुषों को मान्यता दी गई थी। जो 1956 का एक्ट था उसने क्या मिताक्षरा धारा थी उसको संहिताबद्ध किया गया था सरकार के द्वारा, और केवल जो संपत्ति वगैरह का वारिस है वो पुरुषों को ही माना गया था, लड़कियों को नहीं माना गया था, ठीक है। कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को माना गया था 1956 के एक्ट के अंदर। फिर क्या है कि साथ में क्या फिर 1956 का जो अधिनियम था उसमें बदलाव किया गया था। इससे पहले आपको मैं कुछ थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है तो हिंदू के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी वगैरह थे उनको शामिल नहीं किया गया था। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य और ब्रह्म समाज के जो अनुयायी वगैरह है उनको हिंदू के अंतर्गत माना गया था। 1956 के अधिनियम के अंतर्गत हिंदू किन किन को माना गया था? बौद्ध, सिख, जैन, आर्य और जो ब्रह्म समाज के जो अनुयायी वगैरह है उनको कानूनी रूप से हिंदू वगैरह माना गया था। पारसी और यहूदी को भी नहीं, ठीक है, ईसाई भी शामिल नहीं थे। और 1956 के एक्ट में संशोधन किया गया था 2005 के अंतर्गत, और उसमें है ना जब 1956 के अंदर केवल पुरुषों को ही कानूनी उत्तराधिकारी माना गया था संपत्ति के वारिस के रूप में, तो उसको चेंज किया गया था और संपत्ति के विभाजन के मामले में महिलाओं को भी सहयोगी के तौर पे या सहायक के रूप में उसको शामिल किया गया था। ये चीज़ याद रखोगे। और इसमें क्या है कि इस संशोधन के माध्यम से पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार हो गया, देनदारियाँ वगैरह है वो दी गई थी, ठीक है। अगला दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ है, किसको लेके? खाद्य सुरक्षा को लेके। तो खाद्य सुरक्षा को लेके भारत सरकार और ब्रिटेन के बीच में फूड सिक्योरिटी से संबंधित एक समझौता हुआ है। तो ये चीज़ याद रखोगे। डेनमार्क के साथ में क्या है कि हरित ईंधन और हाइड्रोजन को लेके क्या है कि समझौता हुआ है। हरित फ्यूल वगैरह रहता है उसमें अनुसंधान करने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे। भारत और ब्रिटेन के बीच में वायुसेना के दोनों देशों के क्या है कि वायुसेना के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास आयोजित किया जाता है वार्षिक तौर पे। तो वायुसेना अभ्यास, दूसरा नौसेना अभ्यास के रूप में कोंकण अभ्यास, और थल सेना के रूप में अजय योद्धा। तो ये 3 अभ्यास है भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में आयोजित होते हैं, इंद्रधनुष, कोंकण और अजय योद्धा। याद रखना दोस्तों। COP जब 26 आयोजित हुआ था ग्लासगो शहर के अंदर, तब भारत सरकार द्वारा, भारत और क्या कि ब्रिटेन के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई थी। कौन सी? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड और वन ग्रिड। तो ये
जो पहल वगैरह थी, इनिशिएटिव वगैरह था, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, वो भारत और ब्रिटेन के द्वारा COP26 ग्लासगो के अंदर आयोजित हुआ था। और तो उस टाइम ये पहल वगैरह आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था, महाद्वीप हो गया, देश हो गया, समुदाय वगैरह है, उनकी जो परस्पर क्या है कि बिजली की जो ग्रिड वगैरह लाइनें वगैरह रहती है, उनको क्या है कि उनका विकास करना, उनको तैनाती वगैरह करने के लिए ये दोनों पहल स्टार्ट की गई थी। पहल का नाम क्या है? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ठीक है। अगला दोस्तों, अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसमें स्थानांतरित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुछ फैक्ट वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल है, उसके अंदर उसका स्थानांतरित किया गया है, विलय वगैरह किया गया है। गवर्नमेंट ने क्या है कि दोनों को एक तरह से मिला दिया गया है। ठीक है। अमर जवान ज्योति है वो 1972 के अंदर स्थापित की गई थी। 1972 में अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। और किसके लिए? कि 1971 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी और बांग्लादेश के रूप में नए देश की उत्पत्ति हुई थी। तो उसको चिन्हित करने के लिए अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी 1972 के अंदर। ठीक है। अब इंडिया गेट स्मारक है, अमर जवान ज्योति भी है लेकिन इंडिया गेट स्मारक है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1914 और 21 के बीच में अपनी जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों जो याद थे उनको याद करने के लिए इंडिया गेट स्मारक का निर्माण किया गया था। तो इंडिया गेट स्मारक केवल जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीयों को ही याद करने के लिए था। ठीक है। एक तरह से क्या है कि औपनिवेशिकता का प्रतीक था, क्योंकि भारत ने क्या है कि भारत के जो जवान थे, सैनिक वगैरह थे, उन्होंने क्या है कि ब्रिटेन की मदद की थी और दूसरे के लिए क्या है कि अपनी क्या है कि जीवन को बलिदान किया था। तो एक तरह से औपनिवेशिकता मानसिक का प्रचलित था एक तरह से इंडिया गेट स्मारक। ठीक है। ये आप देख सकते हो नेशनल वार मेमोरियल है ये पूरा का पूरा। और अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में बात करते हैं। इसका उद्घाटन है वो एनडीए सरकार के द्वारा किया गया था 2019 के अंदर। नेशनल वॉर मेमोरियल है उसका उद्घाटन किया गया था इंडिया गेट पे। इंडिया गेट से लगभग ये 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसका प्रस्ताव पहली बार 1960 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने की जो बात है वो 1960 में आई थी और 2019 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। देख सकते हो दोस्तों, इस स्मारक के अंदर जो नेशनल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो 1962 के अंदर भारत चाइना युद्ध के अंदर, 1947 के अंदर, 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान और 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध वगैरह हुआ था। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर भारतीय जो अभियान वगैरह किया गया था, शांति सेना अभियान था, 1919 का जो कारगिल युद्ध था, तो उसके अंदर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी जवानों का क्या है कि याद करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखना दोस्तों, ये सारे भारत और दूसरे देशों के बीच में जितने भी युद्ध वगैरह हुए, ठीक है, आज़ादी के बाद में 47 से लेके अभी तक, और जितने भी जवानों ने क्या कि अपना प्राण न्यौछावर किया है या बलिदान वगैरह दिया है, उनका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंदर उनको चिन्हित करने के लिए, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो अब क्या है कि अमर जवान ज्योति जो 1972 के अंदर स्थापित किया गया था, तो उसको क्या है कि इसमें एक तरह से शामिल किया गया। अगला दोस्तों कोयला दर्पण के बारे में बात करते हैं। कोयला दर्पण पोर्टल है वो कोयला मंत्रालय के द्वारा कोयला क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रमुख जो प्रदर्शन वगैरह संकेतक हैं वो आम लोगों के साथ साझा करने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल स्टार्ट किया गया। दर्पण का अर्थ क्या रहता है? कांच या शीशा वगैरह रहता है, यानी जो कुछ भी चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी कोयला के क्षेत्र के अंदर या जितने भी प्रदर्शन इंडिकेटर वगैरह है, ठीक है, उनको लोगों के सामने रखने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल स्टार्ट किया गया। तो आप इतना याद रखोगे दोस्तों, कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, बिटुमिन्स, सब बिटुमिन्स और लिग्नाइट। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कोयले हैं। भारत में कोयला क्षेत्र के अंदर झारखंड का जो रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ क्षेत्र वगैरह हैं, पश्चिम बंगाल हो गया। तो वहाँ पे क्या है कि मुख्य रूप से खासतौर से क्या है कि महानदी हो गया, सोन, गोदावरी, ये 5 से 6 नदियाँ हैं जहाँ पे क्या है कि भारत का मुख्य रूप से कोयला वगैरह है वो पाया जाता है। अगला दोस्तों मेट्रो स्टेशन महात्मा गांधी के नाम पे एक न्यूज वगैरह इसलिए है क्योंकि मॉरिशस सरकार के द्वारा भारत के सहयोग से मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना है वो बनाई थी, और उसी परियोजना के एक मेट्रो स्टेशन का नाम
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी। आपको पता है कि मॉरिशस के अंदर क्या कि ज़्यादातर क्या है कि इंडियन कम्युनिटी वगैरह पाई रहती है, निवास वगैरह करती है, और भारत सरकार के समर्थन से मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना पूरी की गई थी, और इसी के चलते वहाँ की सरकार के द्वारा एक मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के राष्ट्रपिता के नाम पे रखा गया था। डेनमार्क और भारत के बीच में हरित सामरिक साझेदारी कार्य योजना यानी 2024-20 से लेकर 2025 के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पे संयुक्त अनुसंधान और विकास करने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। रोबोट, ये मेटस 16, ये यूरोपीय संसद की अब तक की, तो रोबोटो मेटासेला के बारे में बात करते हैं। ये यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष के रूप में बनी है, यूरोपीय संसद की अध्यक्षता संभालेगी, तो ये आप याद रख सकते हो दोस्तों। अगला दोस्तों श्री रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं। ये इनकी मूर्ति वगैरह है जो प्रधानमंत्री के द्वारा 5 फरवरी को हैदराबाद के अंदर समानता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जा रहा है, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री के द्वारा 5 फरवरी को कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर, और इस मूर्ति का नाम क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति। और ये श्री रामानुजाचार्य जो 21वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत वगैरह थे, जिनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, पंच लोह धातुओं से क्या कि निर्मित ये मूर्ति है जो हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। और कुछ और फैक्ट वगैरह जानते हैं। वैष्णव जो संत ये रामानुजाचार्य थे, वो वैष्णव संत थे, 11वीं सदी के, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखोगे। और ये इनके द्वारा विशिष्टाद्वैत वेदांत का है, उसका प्रवर्तन वगैरह इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इनको इलैया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, यानी दीप्तिमान, इनका अर्थ होता है दीप्तिमान। तो श्री रामानुजाचार्य हैं, उनको इलैया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों ऑपरेशन सजग के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन सजग है वो उत्तर पश्चिमी जिला जो दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क जो अपराध वगैरह है, रोड एक्सीडेंट वगैरह है, उसकी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सजग है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था, तो ये याद रखोगे। बॉलीवुड जो अभिनेत्री है सुष्मिता सेन, उनकी एक वेब सीरीज आई थी आर्या, और उसी के सम्मान के लिए वॉशिंगटन डीसी के अंदर आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन्स का अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुष्मिता जो सेन है उनको साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है उसके अंतर्गत इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड है, उससे सम्मानित, ठीक है। अगला दोस्तों एक बुक वगैरह है जो बिरसा मुंडा है ना, एक आदिवासी महत्वपूर्ण आदिवासी नेता थे, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक जो पुस्तक है उसका हाल ही के अंदर महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा विमोचन वगैरह किया गया था, और ये पुस्तक है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है, द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा, ठीक है। अगला दोस्तों जेरी हेलमेट, ये जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव है वो जेरी हेलमेट को चुना गया है। एक अगला कोकबोरोक दिवस, ये त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस के बारे में बात करें दोस्तों, कोकबोरोक दिवस है वो त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य के अंदर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह थे जो आपको मैंने बताया आज। अब अगला दोस्तों 5 करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले I4F इंडस्ट्रियल R&D रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो फंड है वो भारत और कौन से देश के बीच में सहयोग से बना हुआ है, तो दोस्तों इजराइल और भारत के द्वारा R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो फंड है ये भारत और इजराइल के बीच में सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आप फैक्टर याद रखोगे। अगला दोस्तों किस संस्था ने 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो कौन सी संस्थान है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट वगैरह जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। उनके द्वारा भारत की जलवायु रिपोर्ट 2021 है वो जारी की गई। अगला देखिए
रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान ने 21 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग नामक शीर्ष रिपोर्ट जारी की है? कौन सी रिपोर्ट? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट है, वो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के द्वारा मिलके जारी की गई थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को मनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1971 के अंदर असम से 3 राज्यों की स्थापना की गई थी, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यानी मेमेत्री। ठीक है, याद रखो आप शॉर्ट टिक के तौर पे। मेमेत्री की स्थापना 1971 में की गई थी। 21 जनवरी 1971 में इन 3 राज्यों की स्थापना हुई थी और हाल ही के अंदर 50वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वगैरह थी जिनको कवर किया दोस्तों। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और लास्ट में आप सभी को लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि चैनल वगैरह और अच्छे तरीके से ग्रो वगैरह हो जाए। धन्यवाद।